Good evening, friends. Welcome you all for this Wednesday class 9:30 to 10 on behalf of BRTV. हमारा कई महीनों से ये एक क्लास चालू, एक प्लान हम कवर करते जा रहे हैं. आज का अपना टॉपिक है जीवन शांति पेंशन प्लान, जो आज के जमाने में एक गारंटेड पेंशन का जरूरत है. आज उसके बारे में हम पहला सीखेंगे, चर्चा करेंगे और बाद में उसके बाद किस तरह से वो जीवन शांति को क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों लेना चाहिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द जीवन शांति प्लान सिंगल प्रीमियम. जीवन शांति प्लान, दिस इज द एन्युटी प्लान, पेंशन प्लान. इट इज अ गारंटेड एन्युटी डिफर्ड पेंशन प्लान. अपना जीवन शांति पॉलिसी है अभी जरा रिन्यू करके आ गया, जिसमें पहले जीवन शांति प्लान में इमीडिएट पेंशन भी था और डिफर्ड पेंशन भी था. अभी जो लेटेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें गारंटेड एन्युटी डिफर्ड पेंशन प्लान है. यानी आप आज पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और 1 साल के बाद आपका पेंशन चालू हो जाएगा. आपको डिफर्ड का ऑप्शन दिया गया है. तो हम देखेंगे क्या क्या ऑप्शन है और किस तरह से हम अपने को उसमें से पेंशन मिलता है. सो दिस इज द पेंशन प्लान. वी आर ऑप्शन इज आपको डिफर्ड पेंशन फॉर द सिंगल लाइफ, यानी ये पॉलिसी आप सिंगल लाइफ में भी ले सकते हैं या आपको सेम डिफर्ड पेंशन जॉइंट लाइफ में भी ले सकते हैं. तो आपको चॉइस है कि आपको अकेले को पेंशन लेना है या आपको किसी के साथ जॉइंटली आपको पेंशन लेना. ये अपने पास चॉइस रहेगा जीवन शांति प्लान में, बट इट इज ओनली डिफर्ड पेंशन प्लान. इसमें आपको अलग अलग टाइप के मोड में आप पेंशन ऑप्ट कर सकते हैं. मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस एंड ईयरली बेसिस. पर जैसा मैं आज इन्वेस्टमेंट करूंगा, मंथली रहेगा 1 महीने के बाद मेरा पेंशन चालू हो जाएगा, क्वार्टरली रहेगा तो 3 मंथ्स के बाद, हाफ ईयरली रहेगा तो 6 महीने के बाद और ईयरली रहेगा तो 1 साल के बाद पहला पेंशन मुझे मिल जाएगा. ये ऑप्शन जो है वो आपके डिफरमेंट पीरियड में आप कभी भी चेंज कर सकते हैं. पॉलिसी लेने के टाइम आपको बताना ही है, बट आपको लगा कि नहीं मुझे चेंज करना है तो डिफरमेंट पीरियड कंप्लीट होने के 3 महीने पहले आपको इन्फॉर्म करना है, तो ही आप चेंज कर सकते हैं. एक बार आपका पेंशन चालू हो गया देन यू डोंट हैव अ ऑप्शन टू चेंज. बट आपको डिफरमेंट पीरियड के पहले 3 महीने पहले आपको LIC को इंटीमेट करना है अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन दिया गया हुआ है. अभी बेनिफिट्स क्या है, यानी आज मैंने पेंशन के लिए इन्वेस्टमेंट किया, से फॉर एग्जांपल 10 लाख मैंने इन्वेस्टमेंट किया. आज जब भी मैं 10 लाख इन्वेस्टमेंट करता हूं तो उसके ऊपर 1.8% का सर्विस टैक्स रहता है. तो करीबन 10,18,000 रुपए मुझे एक्चुअल मुझे पेमेंट करना पड़ता है. अगर ये मैंने पॉलिसी लिया तो मुझे सर्वाइवल में क्या मिलेगा और डेथ में क्या मिलेगा ये देखते हैं. पहला हम देखते हैं कि मैंने सिंगल लाइफ का ऑप्शन लिया, यानी मैं खुद इन्वेस्टमेंट किया और मुझे ही सिर्फ पेंशन चाहिए. अगर ऐसा है तो इनकेस ऑफ सर्वाइवल मैंने समझो फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मैंने 5 साल का डिफरमेंट पीरियड लिया हुआ है. तो अगर 5 साल के बीच में अगर बीच में मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, मेरा पॉलिसी चालू रहेगा. सिंगल प्रीमियम आज मैंने लिया 2020 में, 2025 तक मुझे बीच में कुछ पैसा नहीं मिलेगा, मेरा पॉलिसी कंटिन्यू रहेगा 5 साल के लिए. सो नथिंग इज पेएबल इन द सर्वाइवल इन बिटवीन द 5 years. हाँ, बट अगर डेथ होता है 5 साल के बीच में, तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है प्लस जो भी गारंटेड बोनस, गारंटेड एडिशन ऐड होने वाला है, वो मुझे मेरे नॉमिनी को मिलेगा इन केस ऑफ डेथ बिटवीन द सर्वाइवल पीरियड. डिफरमेंट पीरियड के बाद अगर डेथ होता है सो एन्युटी पेमेंट विल बी मेड इन एरियर्स एज लॉन्ग एज द एन्युटी इज अलाइव एज पर द चूज. यानी पहला अगर डिफरमेंट पीरियड के बाद इमीडिएटली आपने जो चूज किया हुआ है एन्युटी, मंथली हाफ ईयरली, क्वार्टरली जो भी रहेगा वो हिसाब से आपको एन्युटी चालू हो जाएगा. बट और डिफरमेंट पीरियड कंप्लीट होने के बाद अगर डेथ हो गया तो एन्युटी पेमेंट शैल सीज, उधर ही पेमेंट आपका स्टॉप हो जाएगा. इमीडिएटली आपको जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, परचेस प्राइस, वो प्लस बोनस माइनस जितना भी एन्युटी दिया हुआ है
उतना माइनस होके अपने को पैसा मिलेगा ऑन द डेथ। ये हम क्लियरली आगे चल के हम जानेंगे। डेथ बेनिफिट कितना मिलेगा मैक्सिमम? ये डेथ बेनिफिट शैल बी हायर ऑफ परचेस प्राइस प्लस एक्रूड एडिशन बेनिफिट ऑन डेथ माइनस टोटल एन्युटी। मैंने जैसा मैंने बताया कि मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, 5 साल के बाद मुझे एन्युटी मिलने वाला है, करेक्ट। अगर डिफरमेंट पीरियड के बाद अगर डेथ होता है तो क्या हो जाएगा? 10 लाख रुपए तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, प्लस 5 साल का मुझे जो गारंटेड एडिशन जो मिलने वाला है, एडिशनल बेनिफिट मिलने वाला है, जो हर साल मेरे अकाउंट में एक अमाउंट क्रेडिट होते जाएगा 5 साल के लिए, वो अमाउंट, वो टोटल माइनस जितना भी मैंने एन्युटी लिया है उतना उसमें से माइनस हो जाएगा। बट ये एक कैलकुलेशन रहेगा। दूसरा कैलकुलेशन क्या है? 105% ऑफ द परचेस प्राइस, यानी अगर 10 लाख रुपया है तो 10 लाख का 105% एंड 10,50,000 वो तो मिलना ही मिलना है। यानी दोनों में से जो भी हायर अमाउंट रहेगा वो मुझे मिलना है। यानी क्या कि मिनिमम टू मिनिमम 10,50,000 रुपए तो मुझे मेरे नॉमिनी को किसी भी हालत में मिलना ही है, वो मेरा एन्युटी ऑन द डेथ है। अगर डिफर्ड जॉइंट लाइफ रहेगा, जॉइंट लाइफ के साथ लिया हुआ, तो ये पॉलिसी दोनों को ड्यूरिंग डिफरमेंट पीरियड ये कंटिन्यू रहेगा विद द एडिशन ऑफ द गारंटेड एडिशन। जो भी मेरा बोनस जो भी गारंटेड एडिशन है वो ऐड होते जाएगा। पर डिफरमेंट ये सर्वाइवल के लिए, पर ड्यूरिंग डिफरमेंट पीरियड अगर डेथ होता है, एक का डेथ होता है, तो पॉलिसी कंटिन्यू रहेगा ऑन द सेकंड वन। यानी ये पॉलिसी में दोनों का डेथ होने के बाद ही पैसा मिलने वाला है। ड्यूरिंग डिफरमेंट पीरियड एक का डेथ हो गया तो कुछ भी पैसा नहीं है, पर दोनों का डेथ हो गया तो यस, जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है प्लस जो भी एक्यूमुलेशन हुआ है उतना पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा। नेक्स्ट, आफ्टर डिफरमेंट पीरियड, डिफरमेंट पीरियड कंप्लीट होने के बाद इमीडिएटली पेंशन चालू हो जाएगा। एक के डेथ के बाद दूसरों को पेंशन चालू हो जाएगा। यानी एक का डेथ हो गया, डिफरमेंट पीरियड चालू हो गया, एन्युटी चालू हो गया, और उसके बाद किसी ऑन फर्स्ट डेथ आइदर और ऑफ द कवर्ड लाइफ, यानी दोनों में से किसी का भी एक डेथ हो गया तो उधर कुछ पैसा मिलने वाला नहीं। सेम एन्युटी सेम अमाउंट विल कंटिन्यू टू द लास्ट सर्वाइवल, एंड दूसरा जो जॉइंट लाइफ है उसके डेथ तक वो पैसा उसको एन्युटी के रूप में मिलते जाएगा। और बाद में जो भी अमाउंट है 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है प्लस 5 साल का जो मेरा एडिशन हुआ है वो माइनस एन्युटी, और अगेन 105% ऑफ परचेस प्राइस, यानी 10 लाख का इन्वेस्टमेंट हो 10,50,000, ये मिनिमम टू मिनिमम 10,50,000 रुपए मिलना ही मिलना है नॉमिनी को। ये पॉलिसी क्यों अच्छा है, ये इन्वेस्टमेंट क्यों अच्छा है? जनरली वी एडवाइज दिस पॉलिसी टू टेक द जॉइंट लाइफ। क्यों? क्योंकि मेरे बाद मेरे नॉमिनी को सेम इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू रहेगा। मेरे नॉमिनी को जाके क्लेम करो, पैसा लेके आओ, फिर इन्वेस्ट करो, वो करने का जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट का भी कुछ उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेम इंटरेस्ट कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द सेकंड लाइफ। तो इसके लिए ज्यादा करके ये सजेस्ट करता हूं मैं कि ये पॉलिसी जॉइंट लाइफ में लेना ज्यादा बेहतर है। इन दिस पॉलिसी नो मैच्योरिटी अंडर दिस पॉलिसी, ये पॉलिसी में मैच्योरिटी नहीं, कंपल्सरी यू हैव टू ऑप्ट फॉर द पेंशन। Addition on death benefit shall be accrued at the end of the each of policy month till the end of the deferment period। यानी ये क्या है वो हम समझ लेते हैं। एडिशनल बेनिफिट ऑन द डेथ पर मंथ, यानी अपने अकाउंट में 10 लाख का पॉलिसी लिया हुआ है, एक एग्जांपल के नाते बताता हूं, 10 लाख का परचेस प्राइस है, इसके ऊपर विथ सर्विस टैक्स 10,18,000 रुपए बनना है। मैंने डिफरमेंट पीरियड 5 साल का लिया तो मंथली मुझे 5 साल के बाद कितना पेंशन मिलने वाला है? 5,783, और अगर मैं ईयरली पकड़ता हूं तो 72,200 का पेंशन मिलने वाला है। तो अप्रोक्सीमेटली अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट तो थोड़ा सा डिफर करता है, पर एक अप्रोक्सीमेटली अमाउंट जितना मेरा मंथली मुझे पेंशन मिलने वाला है उतना ही मुझे मेरे अकाउंट में हर महीना ऐड होते जाएगा। 5 साल तक ये अमाउंट मेरे अकाउंट में ऐड होते जाएगा। यानी अराउंड अगर मैं पकड़ूंगा तो 5 साल में 5,783 इंटू 12 हर महीना मेरे ऐड होते जाएगा। अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, इंटू 12 फॉर द 5 years अराउंड
मेरा 3,46,000 के अराउंड मेरे अकाउंट में 5 साल में एडिशनल बेनिफिट एक्रूड होता जाएगा। यानी ये पॉलिसी में कैसा है, जितना मुझे मंथली पेंशन मिल रहा है उतना अप्रोक्सीमेटली मेरे हर महीना मेरे अकाउंट में ऐड होते जाएगा। सो 10 लाख का अमाउंट 5 साल के बाद एक्चुअल वैल्यू उसका हो जाता है, एक्चुअल वैल्यू हो जाता है करीबन 13,46,000। आपका एक्चुअल वैल्यू ऑफ योर पॉलिसी बन जाता है आफ्टर 5 इयर्स। तो ये अमाउंट 5 साल के बाद बन गया है। आगे चल के एक बार पेंशन चालू हो गया, उसके बाद कभी भी डेथ हो गया तो आपका अमाउंट वैल्यू कितना हो गया विद एडिशन 13 लाख रुपीज 46,000 ऐड हो गया। तो जब भी डेथ हो जाएगा तभी क्या करेंगे, 13,46,980 में से जितना भी पेंशन लिया वो माइनस करेंगे और जो भी अमाउंट है वो एक फिगर और 105% दैट इज 10 लाख के ऊपर 5% एडिशन मींस 10,50,000 whichever is higher is payable to the nominee on the death। तो इस प्रकार से मिनिमम टू मिनिमम कभी भी डेथ हो गया तो 10,50,000 रुपए तो मिलना ही मिलना है, वो नॉमिनी को मिलेगा ही मिलेगा मिनिमम टू मिनिमम। पर अगर जल्दी डेथ हो गया, अगर डिफरमेंट पीरियड खत्म होने के बाद पेंशन चालू होने के बाद इमीडिएटली डेथ हो गया तो थोड़ा ज्यादा मिल सकता है, पर मिनिमम मुझे 10,50,000 रुपया मिलना है। सो दिस इज द एडिशन बेनिफिट एवरी ईयर एक्रूड होते जाता है, अपने अकाउंट में ऐड होते जाता है। दैट इज दिस कैलकुलेशन। मैक्सिमम एन्युटी नो लिमिट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 1,50,000, ये मिनिमम होना चाहिए, बट उसके साथ आपका मिनिमम पेंशन का जो भी रिक्वायरमेंट है वो भी होना जरूरी रहता है। पर जनरली 1.5 या 2 लाख तक आपका अप्रोक्सीमेटली मिनिमम इन्वेस्टमेंट आ जाता है। मैक्सिमम के लिए लिमिट नहीं है। मिनिमम एज एट एंट्री 30 ईयर्स है, यानी ज्वाइंट लाइफ में जो भी रहेगा उसका एज 30 ईयर्स होना चाहिए। मैक्सिमम एज इज 79 ईयर्स, मिनिमम डिफरमेंट पीरियड 1 ईयर एंड मैक्सिमम इज 12 ईयर। पहले अपने जीवन शांति में 20 ईयर्स का पीरियड था, नाउ इट इज रिड्यूस टू 12 ईयर्स सब्जेक्ट टू 12 ईयर्स मैक्सिमम टर्म। इसका मिनिमम वेस्टिंग एज 31 रहेगा एंड मैक्सिमम वेस्टिंग एज 80 रहेगा। यानी अगर 70 ईयर्स का आदमी है तो उसको मैक्सिमम टर्म 10 साल का मिलेगा, बिकॉज मैक्सिमम वेस्टिंग एज इज 80 ईयर्स। भले 12 ईयर्स मैक्सिमम टर्म है, पर 70 साल के आदमी ने अगर ये पॉलिसी लिया तो उसको मैक्सिमम टर्म 12 ईयर्स का मिलेगा। द जॉइंट लाइफ एन्युइटेंट कैन बी टेकन बिटवीन। अभी ये क्यों अच्छा है जॉइंट लाइफ में लेना, अभी जीवन शांति जो भी पॉलिसी आया है उसमें एक अच्छा चीज LIC ने चेंज किया हुआ है कि आप जॉइंट में किसी के साथ भी ले सकते हैं। पहला कंपल्सरी स्पाउस के साथ था, नाउ यू कैन टेक विद द स्पाउस ऑल्सो और चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर, बट फर्स्ट ब्रदर्स एंड सिस्टर, नो कजिन्स। मेरे जो क्लोज ये ब्रदर सिस्टर्स है उनके नाम के, उनके साथ मैं ये पॉलिसी ले सकता हूं, या ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ले सकता हूं। से फॉर एग्जांपल, अगर मेरा जो लाइफ इंश्योर्ड है, जो फर्स्ट प्रपोजर है उसका एज 60 है और उसके बच्चे का एज 35 ईयर्स है, अगर उसने उसके बच्चे के साथ लिया पॉलिसी, बिकॉज दोनों का एज अबाउट 30 ईयर्स होना चाहिए। सो अगर उन्होंने पॉलिसी लिया, 65 ईयर्स के फर्स्ट होल्डर है, सेकंड होल्डर 35 ईयर्स का है, उसका लड़का है या लड़की है, आप देखो कितने लॉन्ग पीरियड के लिए LIC वही इंटरेस्ट रेट देने वाली है। बिकॉज जो 65 ईयर्स का बंदा है वो अगर 20-25 साल भी अगर वो लेता है तो उसको वो तो पेंशन मिलने वाला है। उसके डेथ के बाद उसका जो लड़का है उसको भी वही पेंशन, वही इंटरेस्ट उसके लाइफ तक मिलते रहेगा। यानी अगर मैं ये अगर पकड़ूंगा कि किसी का लड़का 35 साल का है तो ओवर द टर्म अगर 80 ईयर्स का लॉन्गिटिविटी पकड़ते हैं तो करीबन 45 ईयर्स तक यही इंटरेस्ट रेट चालू रहेगा। पहला कौन लेगा, पहले कई साल उसके पिताजी लेंगे जो 65 ईयर्स के ओल्ड है, और उसके बाद वही लड़के को सेम इंटरेस्ट रेट उसको कंटिन्यू रहेगा। सो लॉन्ग पीरियड के लिए इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ये आज के सिचुएशन में बहुत अच्छा है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू रहेगा, विच इज अ गारंटेड। तो इसके लिए जॉइंट लाइफ में लेना जरूरी है। विद स्पाउस या सिबलिंग में भी आप ले सकते हैं, या
आपके चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ ले सकते हैं। ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट दोनों का एज अबाउट 30 इयर्स होना चाहिए या और मैक्सिमम एज 79, इसके बीच में रहेगा तो आप ये ले सकते हैं। द एक्सेप्शनल केस और एक एडिशनल इसमें दिया है, हैंडीकैप डिपेंडेंट रहेगा। हैंडीकैप डिपेंडेंट रहेगा तो वी कैन टेक दिस पॉलिसी, उसके साथ हम ले सकते हैं, बिकॉज टू सेफगार्ड द हैंडीकैप डिपेंडेंट, कि आगे चल के पेंशन आना चाहिए, इसके लिए ये हैंडीकैप डिपेंड के लिए भी पॉलिसी ले सकता है। इसके लिए जो मिनिमम 1.5 लाख का जो क्राइटेरिया वो नहीं है, शायद कम अमाउंट में भी हम ले सकते हैं, बट इट इज ओनली फॉर हैंडीकैप डिपेंडेंट। वी हैव टू गिव द प्रूफ्स ऑफ दैट and then we can take the policy for the handicap dependent with the handicap dependent. Option available for the payment of the on the death benefit. आपके पास ऑप्शंस है, 3 टाइप के ऑप्शंस है, आप ले सकते हैं। 3 टाइप के ऑप्शन में आप ले सकते हैं। अगर डेथ होने के बाद, डिफरमेंट पीरियड कंप्लीट होने के बाद या डिफरमेंट पीरियड के पहले अगर डेथ होने के बाद, मेरे पास 3 ऑप्शन है। एक तो मैं लमसम में ले सकता हूं, यानी 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो जो भी एप्लीकेबल रहेगा 10 लाख 50 हजार जो भी एप्लीकेबल है वो तो मैं लमसम में ले सकता हूं, या मैं वही बोल सकता हूं कि ये पैसा इन्वेस्टमेंट एन्यूटेशन में ले लो, यानी वो टाइम का जो भी इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉमिनी को कंटिन्यू रहेगा। यानी एक तो मैंने लमसम में लिया, या वही पैसा री इन्वेस्ट इन एन्यूटी, वो टाइम पे जो भी इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉमिनी को मिलेगा, कंटिन्यू रहेगा। या थर्ड इज मैं इंस्टॉलमेंट में ले सकता हूँ, 5 इयर्स 10 इयर्स या 15 इयर्स में मैं इंस्टॉलमेंट में मैं ले सकता हूँ। ये तीनों में से एक ऑप्शन आपको ऑप्ट करना है एंड आप वो ऑप्शन से नॉमिनी को कंटिन्यू मिलेगा। नॉमिनी कैन नॉट चेंज दिस ऑप्शन। एक बार जो लाइफ प्रपोज जो ज्वाइंटली है या फर्स्ट होल्डर है, उन्होंने जो ऑप्शन लिया हुआ है वो ऑप्शन डेथ के बाद कंटिन्यू रहेगा। इट कैन नॉट बी चेंज बाय द नॉमिनी, ये नहीं कर सकते। पर 3 ऑप्शन आपको दिए हुए एट द टाइम ऑफ टेकिंग अ पॉलिसी। सरेंडर वैल्यू, ये पॉलिसी में मैच्योरिटी नहीं है, बट यू कैन सरेंडर या आप लोन ले सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन ये पॉलिसी है। तो इमरजेंसी के लिए ये आप ये ऑप्ट कर सकते हैं। जनरली आई एडवाइज डोंट गो फॉर द सरेंडर, बट लोन ले सकते हैं इमरजेंसी में। देखो क्यों अच्छा है, बिकॉज एनी एज, अपर एज में अपने को किधर से लोन लेने के तकलीफ हो जाएगा, बट इसमें विदाउट एनी पेपर वर्क, जस्ट टू फिल द वन लोन फॉर्म, यू विल गेट द लोन अमाउंट। एंड लोन अमाउंट में भी आपका जो भी इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट आपके पेंशन में से डिडक्ट होते जाएगा। तो इमरजेंसी ने मुझे लोन ले सकता हूं मैं। बट फर्स्ट वी से द सरेंडर। द पॉलिसी कैन बी सरेंडर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। द सरेंडर वैल्यू पेएबल इज द हायर ऑफ गारंटेड सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू, जिसमें ज्यादा अमाउंट है वो एप्लीकेबल रहेगा। तो गारंटेड सरेंडर वैल्यू कितना है, तो गारंटेड सरेंडर वैल्यू इज इक्वल टू द गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर इनटू परचेस प्राइस। यानी अगर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो गारंटेड सरेंडर वैल्यू की कितना हो गया, अगर ये मेरा टर्म पॉलिसी ईयर 5 इयर्स के बाद में अगर मैं लेता हूं तो 90%, यानी 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो 10 लाख का 90% 9 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा। इट इज सरेंडर वैल्यू, गारंटेड सरेंडर वैल्यू। पर उसमें दूसरा भी कैलकुलेशन है, स्पेशल सरेंडर वैल्यू। सो ड्यूरिंग डिफरमेंट पीरियड, यानी मैंने अगर पहले हमने देखा था 5 साल का अगर मैंने डिफरमेंट पीरियड लिया है, उसके पहले अगर कभी मैं सरेंडर करना चाहता हूं तो क्या रहेगा। तो F1 ये दिया हुआ है, मैंने पहला डिफरमेंट पीरियड कितना चूज किया हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है मुझे कितना मिलेगा। So F1 is a factor during the deferment period and shall be depend on the deferment chosen by the policy holder. So अगर मैंने 10 लाख का परचेस प्राइस लिया हुआ है with 10 years defer pension, मैं अगर ये एग्जांपल के लिए सरेंडर के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि 10 लाख का परचेस प्राइस है और मैंने 10 साल के लिए डिफर्ड में रखा है। सरेंडर इन 6th ईयर ड्यूरिंग द पीरियड, यानी 6वें साल में मुझे सरेंडर करना है। तो पहला क्या है, 10 लाख इंटू 90% तो 9 लाख तो है ही। और नाउ मैंने डिफरमेंट पीरियड कितने साल का चूज किया है, 10 साल के लिए। तो 10 साल के लिए मेरा F1 फैक्टर क्या है, 65%। सो 65% ऑन 10 लाख प्लस एक्रूड बेनिफिट, जो मैंने पहले डिक्लेयर बताया था कि हर महीना आपके अकाउंट में एक अमाउंट क्रेडिट होते जाएगा आगे 10 साल के लिए। पर मैंने 6 साल के बाद अगर सरेंडर करने ले आ रहा हूं तो 6 साल में अप्रोक्सीमेटली
अमाउंट 5,35,000 एक्यूमुलेट होता है, तो टोटल अमाउंट विल बी 9,97,750, विच एवर इज मोर, तो मुझे 9,97,750 मुझे सरेंडर में मिलेगा अगर मैं डिफरमेंट पीरियड के पहले अगर सरेंडर उसको करता हूं तो ये कैलकुलेशन रहेगा। दोनों में से जो हायर अमाउंट है दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर द ऑन द सरेंडर। दिस इज बिफोर डिफरमेंट पीरियड। अगर आफ्टर डिफरमेंट पीरियड का अगर मैं करता हूं तो पहले 5 साल में अगर सरेंडर करता हूं तो 80% ऑफ द परचेस प्राइस, और पहला जैसा कैलकुलेशन किया F2 इज अ फैक्टर इनटू परचेस प्राइस प्लस एक्रूड एडिशन माइनस टोटल एन्युटी, उसका परसेंटेज मिलेगा। और अगर 6 साल के बाद लिया हुआ है तो 85%। सो ये फैक्टर्स दिए गए हुए हैं, जो भी मैंने डिफर्ड ये किया हुआ है, डिफरमेंट पीरियड लिया हुआ है, वो हिसाब से मुझे इसमें मिल जाएगा। तो यानी इधर भी सेम वे जो हायर अमाउंट है दैट विल बी एप्लीकेबल ऑन द सरेंडर। फॉर एग्जाम्पल सेम 10 लाख का मैंने परचेज प्राइस किया, 10 ईयर्स का डिफर पेंशन लिया, समझो मैंने 10 साल कंप्लीट हो गया एंड इन फर्स्ट ईयर आफ्टर 1 ईयर आफ्टर डिफरमेंट पीरियड, 1 साल के बाद मैंने इमीडिएटली अगर मैं सरेंडर करने के लिए आ गया तो मुझे क्या मिलेगा। तो उन्होंने जैसा बताया 10 लाख इंटू 80%, सो 8 लाख, और 60% जो भी हमने देखा था कि F2 फिगर क्या है, 60% ऑफ 10 लाख प्लस एक्रूड बेनिफिट। एक्रूड बेनिफिट अंदाजा 10 साल तक कितना होता है, 8,91,000 का एक्रूड बेनिफिट होता है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे टोटल it will be the 11,35,000, 60% of this amount will be the 11,35,000, तो हायर ऑफ दिस तो 11,35,000 मुझे मिलेगा अगर इमीडिएटली आफ्टर 1 ईयर पेंशन चालू होने के बाद मैं अगर सरेंडर करने के लिए आ गया तो। सो दिस वे कैलकुलेशन होता है सरेंडर के लिए। इट इज अ इमरजेंसी के लिए, आप सरेंडर के हिसाब से ये पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट मत करो, इट इज अ इमरजेंसी। बट नो डाउट इमरजेंसी में यू कैन टेक अ लोन अगेंस्ट दिस पॉलिसी, दैट ऑप्शन इज वेरी गुड। तो आप इन्वेस्ट में लोन ले सकते हैं, ये पॉलिसी में आपको लोन मिलता है, इट विल बी डिडक्टेड, इंटरेस्ट आपको सिर्फ पे करना है, और वो भी इंटरेस्ट आपके पेंशन में से हम डिडक्ट कर सकते हैं और उसमें से इंटरेस्ट पे हो सकता है। यूएसपी ऑफ द जीवन शांति इज दैट वन टाइम इन्वेस्टमेंट, गारंटेड पेंशन, डिफर्ड पेंशन प्लान है, गारंटेड एडिशन एवरी मंथ, जैसा मैंने बताया कि आपके अकाउंट में एवरी मंथ ऐड होते जाएगा अगर आपका डिफरमेंट पीरियड में है। एज ग्रुप 30 to 79 के लिए एप्लीकेबल है। क्लोज रिलेटिव एज अ जॉइंट लाइफ एन्यूटेंट आप ज्वाइन करके ले सकते हैं। डेथ बेनिफिट, डेथ पेमेंट ऑप्शन वो भी है। इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। जीवन शांति में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे अप टू सेक्शन 80C के अंडर आपको 1.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट के लिए आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। नो डाउट एन्यूटी है, रिटर्न्स आर द टैक्सेबल, जो भी मुझे एन्यूटी आएगा वो टैक्सेबल रहेगा, बट नो टीडीएस, बिकॉज सिंस इट इज पेंशन प्लान उसमें टीडीएस होता नहीं है, बट इट इज एडेड टू योर इनकम। लोन एंड सरेंडर फैसिलिटी ये पॉलिसी में है। इंडिविजुअल एंड ग्रुप सिम में हम ले सकते हैं। रिलैक्सेशन फॉर द हैंडीकैप डिपेंडेंट वो ले सकते हैं। दिस इज द वन टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द पेंशन विदाउट टेंशन, इट इज अ जीवन शांति प्लान। नाउ विल सी व्हाई जीवन शांति, क्यों जीवन शांति, क्यों जीवन शांति इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इन्वेस्टमेंट इसमें होना चाहिए। एवरेज लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज इंक्रीज टू 80 to 85, यानी ये इधर अपने को देखना चाहिए कि क्या मेरे पास पैसिव गारंटेड इनकम है क्या। ये चीज मैंने गोपीनाथ सर के साथ सीखा था कि पैसिव गारंटेड इनकम यानी कुछ न करते हुए, कुछ भी आपको माइंड, टाइम एंड एनर्जी विदाउट तीन आपके अकाउंट में पैसा आते जाएगा, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं। दिस इज द ओनली प्लान दैट इज द जीवन शांति, दैट कॉल्ड एज अ पैसिव गारंटेड इनकम। ये अपने पास आ रहा है क्या, ऐसे इन्वेस्टमेंट में होना जरूरी है। बिकॉज आप देखो कि लाइफ बढ़ गया, लाइफ 80-85 तक है। ये एज में मैं किधर बैंक में जाऊंगा और मेरा ट्रांजैक्शन करूंगा या मेरा कुछ एफडी रिन्यू करने का, ये एज में क्या पॉसिबल है। तो वो एज तक मेरे को कुछ टेंशन नहीं, बिकॉज एवरी मंथ मेरे अकाउंट में 1 तारीख को मेरे अकाउंट में ये अकाउंट में पैसा क्रेडिट होते जाने वाला है। सो एवरेज लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्रीज टू 80-85 and for that it is a must.
नो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनी पेंशन स्कीम, गारंटेड पेंशन स्कीम या गारंटेड अमाउंट इतना मिलेगा, इसके ये कौन से भी कंपनी में या नए हुए कौन से भी प्राइवेट कंपनी में पेंशन स्कीम्स नहीं है। एंड फॉर दैट आई कैन बुक माई पेंशन फॉर द आफ्टर 10 ईयर्स, मैं अभी से बुक करके रख सकता हूँ। मेरे पास अगर लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए है तो मैं अभी डाल दूंगा और 10 साल के बाद मुझे मालूम है कि मुझे इतना पेंशन आएगा। सो आई कैन बुक माई इंटरेस्ट रेट एंड पेंशन अमाउंट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। इंक्रीज इन डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी रेट बढ़ गया, बढ़ते जा रहा है। तो आज मैं मेरे लिए कुछ करके नहीं रखूंगा तो मैं आई विल डिपेंड अपॉन द चिल्ड्रन, और वो टाइम पे उनको भी उतना ही खर्चा है। सो हाउ दे कैन सपोर्ट मी। तो मैं खुद का अगर करके सकूंगा और मैं मेरा पेंशन ब्लॉक करके रखूंगा, मिनिमम लेवल पे ब्लॉक करके रखूंगा, तो वो एक मेरे लिए अच्छा रहेगा। एंड इट इज बाय वे ऑफ जीवन शक्ति आई कैन डू। लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस इज मोर, तो उसको भी मुझे देखना है और उसको भी बुक करके रखना है कि बाबा इतना मुझे एक्सपेंसेस आने वाला है, तो मिनिमम टू मिनिमम मैं इसमें तो एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। इन्फ्लेशन प्रेशर है, नो फ्री मेडिकल फैसिलिटी फॉर द रिटायरमेंट, लाइफ फॉर द लॉन्ग लाइफ, मनी रिक्वायर्ड है। तो ये सब जान के अपने को इसमें इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है एज अ जीवन शांति। व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट इंडिया, एक जनरल हम देखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एफडी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, इक्विटी में कर सकते हैं, एन्युटी प्लान है उसमें हम कर सकते हैं, दैट इज अ जीवन शांति। पर मोस्ट ऑफ द एसेट, यानी ये सब इन्वेस्टमेंट हो सकता है, पर मोस्ट ऑफ एसेट में क्या हो जाता है, सब एसेट जनरली अदर देन द रिटायरमेंट के लिए खर्चा हो जाता है। और सिर्फ लास्ट में अगर हम देखेंगे तो रियल एस्टेट एंड एक एन्युटी प्लान ये अपने पास लास्ट में रहता है। बाकी सब इन्वेस्टमेंट अपना बच्चों के मैरिज के लिए, एजुकेशन के लिए या और कुछ चीज के लिए खर्चा हो जाता है। तो ये दो चीज रहता है। बट लास्ट टू लास्ट अगर भले रेंट के हिसाब से अगर हम सोचेंगे कि प्रॉपर्टी है, बट स्टिल आई हैव टू एंगेज, आई हैव टू एवरी ईयर रिन्यू, ये सब करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। बट इन जीवन शांति अगर आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया, आपके अकाउंट में एवरी मंथ एवरी ईयर आपके अकाउंट में पैसा आते जाएगा, विदाउट टेंशन, विदाउट एनीथिंग, you will get the money as a in your account, bank account, the day morning first of month। तो ये अपने को इसके लिए जीवन शांति में एक, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बाकी सब में इन्वेस्टमेंट मत करो, बट इसमें थोड़ा तो अपना पैसा पार्क होना चाहिए। इतना तो मिनिमम मेरा पार्क इसमें होना ही चाहिए, जिसके कारण जो मुझे जो जरूरत चीज के लिए जो मिनिमम पैसा लगने वाला है, एटलीस्ट आई शुड हैव दैट मनी। तो वो मैं पैसा मुझे ब्लॉक करके रखना जरूरी है। वी हैव टू कंसिडर, जब भी प्रॉपर्टी, रेंट प्रॉपर्टी के, जब हम बोलते हैं कि रेंट के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर रेंट आएगा जो मुझे एन्युटी जैसा हेल्प करेगा, बट वो चैलेंजेस, जो भी चैलेंजेस है उसको देखना जरूरी है, फेस करना जरूरी है। और पर्टिकुलरली अपर एज में वो सब फेस करना थोड़ा कठिन जा सकता है, इसके लिए जीवन शांति में थोड़ा पार करना कभी भी अच्छा है। एक ये चीज भी मैंने सर के साथ सीखा था, गोपीनाथ सर ने ये बताया था कि आपके पास देखो कितना है, कौन सा इनकम है, एक्टिव इनकम, सेमी एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम बट नॉट गारंटेड इनकम, पैसिव इनकम बट गारंटेड इनकम। अगर आप देखेंगे कि आपके ये इसमें एक्टिव इनकम ये सैलरी से आता है, सेमी एक्टिव इनकम रेंट एंड इंटरेस्ट से आता है, पैसिव इनकम बट नॉट गारंटेड, यानी मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, बैंक इंटरेस्ट मिलेगा, ये है बट गारंटेड नहीं है, इसका इंटरेस्ट रेट कम ऊपर नीचे हो सकता है। बट ओनली पैसिव इनकम बाय वे ऑफ एन्युटीज, दैट इज जीवन शांति, जीवन अक्षय, गवर्नमेंट बैंक पेंशन स्कीम, इसमें आपको लाइफ लॉन्ग गारंटेड पैसा मिलते जाएगा। तो आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें से एक अमाउंट तो इसमें होना ही चाहिए, जो आपको विदाउट टेंशन आपके एवरी मंथ आपके अकाउंट में आते जाएगा। तो ये अपने को लोगों को समझाना चाहिए कि क्या इनकम, कौन से इनकम अपने को मिल सकते हैं बिफोर रिटायरमेंट या आफ्टर रिटायरमेंट। तो उसके ऊपर ध्यान देके हुए आपका एसेट एलोकेशन करना जरूरी है। और एसेट एलोकेशन में एक पार्ट पैसिव इनकम से जीवन शांति में रहेंगे, तो आज ही हम उसका इंटरेस्ट रेट ब्लॉक कर देते हैं और आपको वही इंटरेस्ट रेट से गारंटी के साथ वो अमाउंट आगे मिलते जाएगा। तो थोड़ा मैं और एक्सप्लेनेशन इसमें देता हूं, क्यों ऐसा होना चाहिए। आपने अगर रेपो रेट, जो भी अपना इंटरेस्ट रेट रहता है, बैंक इंटरेस्ट रेट या हमारा एन्युटी का इंटरेस्ट रेट, इट इज नियर टू द रेपो रेट ऑफ आरबीआई। तो अगर हम ईयर टू ईयर रेपो रेट देखेंगे तो 2000 में रेपो रेट था 14.5%,
2011 में रेपो रेट था 8.5%, 2015 में था 8%, 2018 में 6%, 2019 में 5.15%, 2020 में 4.4%। यानी रेपो रेट धीरे 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 करके कम होते गया। और उसके सामने अगर हम देखेंगे तो बैंक इंटरेस्ट रेट भी वैसा ही कम होते गया। जब भी हम रिन्यूअल करने के लिए जाते हैं तो बैंक इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, बट bank and all FD interest rate falls from 2000 to 2020, but our annuity rate once it fix it will be for the lifelong। यानी 2000 के करीब बिफोर 2000 हम इंटरेस्ट रेट दे रहे थे 12%। जीवन अक्षय में हमारा 96 टेबल नंबर जिसमें हम 12% इंटरेस्ट रेट दे रहे थे। आज भी जिन्होंने वो टाइम पे पॉलिसी लिया आज भी हम उनको 12% दे रहे हैं। 2003-4 में करीबन हमारा इंटरेस्ट रेट 10% था, आज भी हम उनको 10% से हम दे रहे हैं। 2009 में करीबन हम 9.5% का इंटरेस्ट रेट था, आज भी हम उनको 9% का 9.5% का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। यानी हमारे पेंशन प्लान में वंस इट इज फिक्स इट विल बी फिक्स फॉर द फॉर एवर। जब तक वो आदमी जिंदा है तब तक सेम इंटरेस्ट रेट मिलते जाएगा। और इसके लिए इसमें थोड़ा सा तो पार्क होना चाहिए। मैं कई लोगों को बताता था कि बैंक इंटरेस्ट रेट तभी 2000 में बैंक इंटरेस्ट रेट 12% था, तो मैं उनको तभी बताता था कि आज 12% है, जब भी आप रिन्यू करने के लिए जाएंगे तो इंटरेस्ट रेट वो टाइम पे जो रहेगा वो रहेगा, पर आप इसमें थोड़ा पार्क कीजिए तो आपका एक एवरेज हो सकता है। तो अभी भी मैं बताता हूँ बैंक इंटरेस्ट रेट आज 6.5% है, हमारा इंटरेस्ट रेट करीबन 5% टू 5.5% ये करीब में है। तो अगर ये मैं अगर एक साथ दोनों करता हूं, अगर करना ही है तो क्या हो जाएगा, मुझे एवरेज रिटर्न मिल जाएगा। तो मुझे थोड़ा तो पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आगे मैं बता रहा हूं कि क्यों इतना करना जरूरी है, एटलीस्ट पैसिव गारंटेड इनकम के हिसाब से इसमें क्यों होना चाहिए, ये थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, विच इज लर्न बाय द गोपीनाथ सर। अगर हम देखेंगे एनुअल एक्सपेंसेस जो भी रहते हैं रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट के पहले, अपने एक मिनिमम एक्सपेंसेस रहते हैं, थोड़े रिजनेबल, थोड़ा ज्यादा एक्सपेंस है, ये मैं एक्सप्लेन करता हूं। और दूसरा एस्पिरेशन। मिनिमम मीन्स व्हाट, जो मैंडेटरी है, यानी मिनिमम खर्चा, घर का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल वो भरना ही है ना रोज, हर साल, हर महीने का। जो मिनिमम दाल रोटी पानी के लिए जो मुझे मिनिमम पैसा लगने वाला है, वो पैसा मिनिमम खर्चा वो मेरा एक रहता है। बाद में चलो नहीं, मुझे घर में मुझे एसी चाहिए तो थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ता है, ये मिनिमम। विदाउट एसी जो एकदम लोएस्ट मिनिमम मुझे खर्चा लगने वाला टू सर्वाइव, तो ये मिनिमम। थोड़ा लैविशली रहने के लिए एसी चाहिए, महीने में एक बार मैं होटल में जाऊंगा, थोड़ा तो मेरे जो हॉबीज है उसको मैं एंजॉय करूंगा, तो ये थोड़ा सा पैसा मुझे ज्यादा लगेगा, रिजनेबल। और एस्पिरेशन मीन्स क्या, कि मैं वर्ल्ड टूर के लिए जाऊंगा या और भी विद इन इंडिया हर साल मैं टूर करूंगा, तो ये क्या रहता है, मैं मिनिमम को मेरे पास चॉइस नहीं है, उतना खर्चा तो मुझे करना ही है। बट रीजनेबल एंड एस्पिरेशन मैं थोड़ा आगे पीछे कर सकता हूँ। अगर मेरे पास मार्केट डाउन है या पैसा अटक गया है तो मैं सोच सकता हूँ कि बाबा मुझे ये साल मैं नहीं जाऊंगा वर्ल्ड टूर के लिए, नेक्स्ट ईयर जाऊंगा। जो एस्पिरेशन में एस्पिरेशन का मैं खर्चा जो है वो थोड़ा मैं प्रोलॉन्ग कर सकता हूँ, आगे पीछे कर सकता हूँ। रीजनेबल में भी थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता हूँ, बट मिनिमम जो खर्चा है उसको जरा भी मैं एडजस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज द मिनिमम अमाउंट सर्वाइवल के लिए। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं पकड़ता हूँ मेरा एनुअल एक्सपेंसेस 5 लाख रुपया है, उसमें से 1.5 लाख रुपया इन एनी केस मुझे लगने वाला है। आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज इन 1,50,000, कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज इन 1,50,000। रीजनेबल और थोड़ा ज्यादा मुझे लैविशली रहना तो 1.5 लाख रुपया ज्यादा लगता है, और थोड़ा और 2 लाख रुपया जो एस्पिरेशन में है, जो मेरे हॉबीज है, या मुझे वर्ल्ड टूर करना है, या एवरी ईयर आउट ऑफ बॉम्बे जाना है, अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए लगता है। तो टोटल 5 लाख रुपया ये खर्चा है। अगर इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज को मुझे इन्वेस्ट यानी सेफ गार्ड में रखना है, तो मैं ये सजेशन देता हूँ, बिकॉज इट इज एसेट एलोकेशन। तो 1.5 लाख रुपया अगर 5.2% से मुझे अगर मिल रहा है किसी में, तो मुझे कितना भरना पड़ेगा, 28 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट आएगा। 7% से अगर किस इंस्ट्रूमेंट में मुझे मिल रहा है तो 1.5 लाख आने के लिए 21 लाख रुपया भरना पड़ेगा, और 2 लाख रुपया आने के लिए अगर 10% का मैं एवरेज पकड़ता हूँ रिटर्न, तो मुझे 20 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सो ओवरऑल मेरा इन्वेस्टमेंट आ जाता है 69 लाख का इन्वेस्टमेंट आ जाता है। मैं ये कहता हूं मिनिमम जो अमाउंट है जो मुझे लगने वाला है 1.5 लाख रुपया, उसको मुझे किधर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये पैसा इन एनी केस
लोगों को क्या लगता है, जीवन शांति में डालूंगा मेरा पैसा ब्लॉक हो जाता है, मुझे पैसा बीच में नहीं मिल सकता है, सरेंडर के द्वारा मिल सकता है पर थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, मेरा लॉस थोड़ा सा होता है। बट मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो मिनिमम अमाउंट है यानी ये 28 लाख को वैसा भी आप हाथ नहीं लगाने वाला है, ये ब्लॉक ही करके रखने वाला है। बिकॉज ये भी पैसा आपने खर्चा किया तो आपके पास क्या रहेगा, तो ये पैसा अननोइंगली लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए ब्लॉक हो जाता है। और ये पैसे को आप गारंटी के साथ सेफगार्ड करके रखो। डोंट 1-2% के लिए आप थोड़ा आप रिस्क मत ले लो, क्योंकि ये पैसा आपको लाइफ लॉन्ग के लिए ब्लॉक ही करके रखना है, ये यूज ही नहीं करना है। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो आउट ऑफ 69 41% ये अपने को मिनिमम रिक्वायरमेंट रहता है जो अपने घर खर्चे के लिए लगता है। इधर मैं कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ। अगर ये 69 लाख में से बाय चांस अगर मेरा कुछ, ये मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है ऊपर का अमाउंट का कि कभी कभार मुझे लगा इमरजेंसी तो निकाल सकता हूँ करके, पर मैं ये पैसा किसी भी हालत में इसको पैसा निकालने वाला नहीं हूँ। तो अननोइंगली ये पैसा आपको लाइफ लॉन्ग ब्लॉक है, तो इसके इंटरेस्ट को बुक करके रखो, लॉक करके रखो। तो 41% ऑफ द ओवर इन्वेस्टमेंट मिनिमम टू मिनिमम आपका जीवन शांति में होना चाहिए, बिकॉज इट विल बी ब्लॉक फॉर द फॉर एवर। आपके पास चॉइस है, 30% आप दूसरे इसमें डालो जो आपके पास चॉइस है, एफडी है, लिक्विड फंड है, और थोड़ा रिस्क फंड में आप डाल सकते हैं 29%। ये इन माय ओपिनियन जनरल में एडवाइस करता हूं कि इतना आपका, बिकॉज ये 41% का जो आपका आपके पास जो भी कॉर्पस है उसका 41% वैसा भी आप उसको टच करने वाले नहीं है। तो एक साइकोलॉजिकल एक ये रहता है कि मेरा पैसा ब्लॉक हो गया तो ये पैसा तो मैं ब्लॉक ही अननोइंगली करने वाला हूं, पर उसको मैं अगर गारंटी के साथ लॉक करके रखा इन जीवन शांति, तो लाइफ लॉन्ग के लिए आपको भी मिलेगा और आपके बाद आपके स्पाउस को भी ये पैसा मिलेगा। इट विल बी अनटच, नोबडी कैन सरेंडर अदर देन मी। यानी मेरे बच्चों का या मेरे किसी के ऊपर मेरा प्रेशर नहीं आ सकता है कि ये पैसा मुझे दे दो करके। ये पैसा लॉक करके रखूंगा तो ये मिनिमम लेवल पे मेरे अकाउंट में क्रेडिट होते जाएगा। सो फॉर दैट आई सजेस्ट, मैं ये नहीं बोलता कि बाकी के इन्वेस्टमेंट मत करो, पर वो इन्वेस्टमेंट के साथ सम अमाउंट आप इसमें पार करके रखो, so that it will be गारंटी के साथ आपको मिलते जाएगा। that is called as a passive guaranteed income. so this way you have to show to the our client कि क्यों जीवन शांति होना चाहिए, इंटरेस्ट में किस तरह से फर्क आ रहा है आगे लास्ट 10 साल में। बट हमारे एन्युटी रेट में एक बार फिक्स हो गया तो अभी तक फिक्स ही है, वो चेंज नहीं होता है जिन्होंने लिया। ये सब लोगों के सामने रखना है और बाद में जीवन शांति के एक्चुअल कितना अमाउंट आता है वो उनके सामने रखना जरूरी है। क्योंकि कभी भी हम किसी भी चीज के लिए, मैंने पहले ही बताया कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, उनको इंपॉर्टेंस को बता दो, क्यों होना चाहिए, क्यों अपने को गारंटेड पेंशन प्लान में अपने को अपना पैसा पार करना चाहिए। ये अगर इंपॉर्टेंस पता चला दिया और न करने से क्या हो सकता है ये अगर उनको बता दिया तो नो डाउट दे अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द गारंटेड पेंशन प्लान, एंड बाय वे वी कैन प्रेजेंट द जीवन शांति प्लान। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। फिर मिलेंगे वेडनेसडे को 9:30 से 10 के क्लास में। तब तक हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। आगे चल के आने वाला हैप्पी न्यू ईयर, एंजॉय करो बट टेक केयर। अभी भी कोरोना का ये नहीं एकदम पूरा खत्म नहीं हुआ है, तो मजा करो, एंजॉय करो, बट टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।